अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज राना मुबशिर के साथ, लेकिन देख रहे हैं आप इमरान सुल्तान को और उसकी वजह यह है कि राना साहब की तबीयत थोड़ी सी अलील है, इसलिए वो आज मौजूद नहीं, तो जिम्मेदारी इसकी इस वक्त मुझे दी गई। बहरहाल आज राना साहब भी होते तो इकॉनमी के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि जितनी इस वक्त बात की जा रही थी मिनी बजट के हवाले से कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ही इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर 3 बजट्स आए। पहला बजट माली साल 2018-19 का सालाना बजट, उसके बाद पीटीआई हुकूमत जो है वो आई हुकूमत में और आते के साथ ही उन्होंने अपना एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि जनवरी 2019 में आके इसी हुकूमत को 7वें महीने में तीसरा बजट पेश करने की ज़रूरत पड़ी, अपना दूसरा और माली साल का तीसरा, जिसे हुकूमत किसी तौर मिनी बजट नहीं कह रही, इसे एक पैकेज कह रही है, मुआशी पैकेज फॉर द बूस्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें कि इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज जो है इसको कहा जा रहा है। लेकिन सरीहन जब बात करते हैं कि आपको जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से आपको बजट पेश करने की ज़रूरत पेश आई, वो क्या वजूहत नहीं और इसको एड्रेस किस तरीके का से किया गया, क्योंकि कल हमने इसके ऊपर ट्रांसमिशन भी की, स्पेशल ट्रांसमिशन आज न्यूज़ की थी, फिर पोस्ट बजट भी इस सिलसिले को हमने जारी रखा और यही जानने की कोशिश की कि जो पहले बात की जा रही थी कि 160, 170 और 200 अरब रुपए का जो एक रेवेन्यू डेंट था, हुकूमत उसे किस तरीके से पूरा करेगी। जो चीज़ पूरी इसमें मिसिंग थी, क्योंकि हुकूमत अगर ये कह रही है कि एक रिफॉर्म पैकेज है तो यकीनन असद उमर साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेश की हैं जो हमारी इकोनॉमी को, स्पेशली हमारी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकती हैं, लेकिन जो रेवेन्यू डेंट था वो कहां से पूरा होगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क अभी भी इसके ऊपर है। लेकिन बहुत से जरा ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है हुकूमत जो है अपने रेवेन्यूज के लिए एक बार फिर स्टेट बैंक की तरफ रुख करे और नोट छापे और नोट प्रिंटिंग हो, और नोट प्रिंटिंग जाहिर है कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा कॉज होते हैं। बहरहाल अब इसके ऊपर बड़ी कमेंट्रीज भी हम देख चुके हैं और आज इसी सिलसिले में हमने ज़हमत दी है। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बिन साहब, और इस्लामाबाद से अब से कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे अली खिजर असलम, हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस कॉर्नर, भी हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर साहब, हुकूमत, वैसे तो जब हमारी लास्ट आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि जब जून 2019 में हुकूमत बजट पेश करेगी, अपना बजट पेश करेगी, तो मैं समझूंगा कि हुकूमत की कुछ मुआशी कारकर्दगी रही है, ये उसके ऊपर बात करूंगा। बट ये जो मिनी बजट जिसे कहा जा रहा है, क्या देखा थे? जी, मेरा ये व्यू था मुस्तकिल कि एक बहुत बहरान की सूरत में हुकूमत ने संभाला है सिलसिला, तो इस वक्त तो उनको इमारत में जो आग लगी है बुझानी है, तो ये हमें नहीं बहस करना चाहिए पानी कहाँ से आता है और कहाँ। मैं जून का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये जो अभी आया है, जिसको मिनी बजट कह लें, जो भी कह लें आप, है तो बजटरी मेजर्स, आप कह दे जो भी है, ये बजटरी मेजर्स। तो इसमें इंतहाई मायूस कुन है, इंतहाई मायूस कुन है। पहली बात तो ये है कि ये जो 26 मेजर्स हैं, 26 आइटम्स हैं जिसमें काम है, मैं अगर अपने किसी मैट्रिक के इकोनॉमिक स्टूडेंट को कहता कि मुझे 26 चीज़ें बताओ क्या करनी चाहिए, तो शायद यही लिख के देते वो। अच्छा, स्टैंडर्ड उनका वही है। नहीं, जो बुनियादी मसाइल हैं मईशत के, उनकी इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि मसले है क्या, और जो इक़दामात लिए हैं वो, जिसको हम कहते हैं नीदर हियर नॉर देयर, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सर, वो तो क्लेम कर रहे हैं कि जो पूरी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी सब कमेटीज बनाई गई, उनकी सिफारिशात हैं, उनकी रोशनी में जो है ये सारे मेजर्स लिए गए। मुझे नहीं पता किसने क्या किया है, लेकिन जो मेजर्स हैं बहुत वाज़ेह हैं इसमें कि मखसूस लॉबीज के मुतालबात को पूरे किए गए हैं, ये बहुत वाज़ेह है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सामने,
मतलब इसमें मतलब आगे चलेंगे, लेकिन मैं ज़ाहिर है कि वहीं पे मेरे जो ज़िम्मी सवाल भी वहीं पे बन रहे हैं। एक ये भी बहस हुई कि जो आपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जो मेंबर्स हैं, जाहिर है कि वो एक ऑनररी उनकी पोजीशन है वहां पर, वो उनका फीडबैक है। वैसे तो उनकी मीटिंग ही मेरे ख्याल से एक आध इजलासी उनका हुआ है, लेकिन बाय प्रोफेशन वो दीगर जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके उनकी कंसल्टेंसी वगैरह भी है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हों। क्या ये भी ऐसा भी मुझे मैं उसका एडवाइजरी काउंसिल के हवाले से मुझे नहीं पता इनपुट था कितना लिया गया, लेकिन इससे तो ज़रूर वाज़े हैं कि बहुत मखसूस मफादात हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया, जिनके ये उनका बजट है। ओके, मिसाल के तौर पे क्या ऑब्जर्वेशन है सर आपकी? मसलन बैंकिंग सेक्टर शौकत अजीज़ के ज़माने से एक चहीता बच्चा है, आज तक यही है। इनको मराद दी गई है मज़ीद, स्टॉक मार्केट को मराद दी गई है, जबकि स्टॉक मार्केट का कोई रोल डायरेक्ट नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वगैरह से। फौरन हमारी इकोनॉमी में भी कितना रिफ्लेक्ट होती है? नहीं होती। और ये अपनी तकरीर में उन्होंने कहा भी कि नहीं होती है, फिर भी मराहतें दी गई है। थैंक गॉड कि उन्होंने कहा, वरना हमारे सियासतदान हमेशा स्टॉक मार्केट को हम 50,000 तक ले गए और आपने देखा कि एक ही दिन में स्टॉक मार्केट इतने पॉइंट। बाबा, आपकी स्टॉक मार्केट आपकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट नहीं करती उस तरह से। कहने के बावजूद भी उन्होंने स्टॉक मार्केट को मराद दी है, कहने के बावजूद भी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मराद दी है, ये इनका ताल्लुक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से खुद रहा है असद उमर का, तो इन्होंने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को मराद दी है। ऑटो इंडस्ट्री को मराद दी है, ये जो फाइलर नॉन फाइलर का जो किया है। कुछ मराहतें तो ऐसी है जो मैं समझता हूँ मखसूस अफराद को दी गई है। मसलन स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज को दी गई है मराद। इसका मईशत में कितना रोल है, कितना वेट है, कितने फ्रेंचाइजेज हैं इस मुल्क में जो लाखों की तादाद में रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो अच्छा खेले कूदे जरा। ये वक्त नहीं है ये करने का। ये इमारत में आग लगी हुई है, आपने आग बुझानी है। ये स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज पे तवज्जो देने का वक्त नहीं है। फिर डीजल इंजन पे मराद दी गई है। भाई मईशत एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में बहुत सारी इक्विपमेंट है जिसको ज़रूरत है। एक डीजल इंजन को मराद क्यों दी गई? बाकियों का क्या, ट्रैक्टर्स का क्या हुआ? मतलब कोई नहीं है। मैरिज हॉल्स, मतलब ये कोई वक्त है मैरिज हॉल्स को कंसेशन देने का? ये कोई मैरिज हॉल्स वाले चले गए होंगे उनके पास, उन्होंने कुछ उनको पट्टी पढ़ाई। वो तो बड़े छोटे से 400-500 गज वाली बात है, इसमें किसकी शादी होती है? 100-50 लोग भी नहीं आते। जिसकी भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज आप देखें ना। अच्छा, इस वक्त हम डिफॉल्ट के मुंह पे खड़े हैं। 10 से 15 अरब का हमारा खसारा है। आप मुल्क जाके भीख मांग रहे हैं और आपको मैरिज हॉल्स की पड़ी है, आपको स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज की पड़ी है। शौकत खानम को कैंसर के एक इक्विपमेंट जिसको हम ऑस्टोमी प्रोसीडियर कहते हैं, उसमें मराद दी गई है। भाई आपको मेडिकल इक्विपमेंट पे देनी है तो सबको देना। शौकत खानम हॉस्पिटल को मखसूस मराद दी गई है। ये बजट में कहा गया? ये बजट में है। अच्छा जी, बजट में लिखा है ये relief for cancer patients as the existing exemption relating to ostomy procedures for cancer patient, the exemption is now being linked to ostomy related appliances। ये तो शौकत खानम का लिखा हुआ सर इसमें? नहीं, शौकत खानम नहीं है, लेकिन शौकत खानम में कैंसर हॉस्पिटल है। ऐसे तो बहुत सारे कैंसर का एक इक्विपमेंट पे मराद दी गई है, बाकी मेडिकल इश्यूज कोई नहीं है, किसी और इश्यूज नहीं है। मैं लिंक कर रहा हूँ ना। ठीक, उसके बाद आप पॉलिसी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नहीं उससे पहले जरा बैंकिंग की आपने बात की ना, मेरा नाज़रीन के साथ भी मैं शेयर करता चलूं कि बैंक में क्या अपॉर्चुनिटी देखा कि नाज़रीन एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाने वाले कर्जों पर यकीनन वो बैंक ही ये कर्जे देंगे, तो इस पर जो बैंकों का मुनाफा होता है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है, इनकम टैक्स कटौती होती है। इससे पहले वो 39% हुआ करती थी, 39%, अब उसको 20% करने की तजवीज है। ये रिलीफ। सेकेंड रिलीफ ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो बैंकिंग लोन्स होंगे, कर्जे दिए जाएंगे, उसके ऊपर भी 39% ऑन देयर प्रॉफिट जो है वो
टैक्स कटता था, ये भी 20%, और लो इनकम हाउसिंग पर दिए जाने वाले कर्जों पर बैंक मुनाफा, अगेन यहां पे भी हम देख रहे हैं कि 39% जो प्रॉफिट जो बैंकों के ऊपर से इनकम टैक्स कटौती होती थी उसको 20% किया गया। हमारे यहाँ तो भी ये हाउसिंग फाइनेंस वगैरह की इंडस्ट्री इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, इतनी है ही नहीं, मार्केट ही नहीं है इसकी। जी मैं आपको बताऊं, ये जो एसएमई की बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, पहले तो समझने की ज़रूरत है कि इनके मसाइल क्या हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के सप्लाई साइड इश्यूज भी है और डिमांड साइड इश्यूज भी है। सप्लाई साइड इश्यूज ये है कि पहले तो उनके पास जगह ही नहीं है काम करने की। दूसरा ये कि बिजली के बहरान की वजह से एसएमई बंद हो गया, चूँकि बड़ी इंडस्ट्री तो अपना जनरेटर लगा लेते, छोटी इंडस्ट्री जनरेटर नहीं लगा सकती, ये बंद हो गए हैं सारे। सप्लाई साइड, डिमांड साइड पे ये कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेचेंगे कहाँ। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है वो लिंक्ड होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपने बहुत सारे पुर्जे सब कॉन्ट्रैक्ट करती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो बंद हो रही है, डेवलप नहीं हो रही है, उस पर तवज्जो नहीं है, उसका एक मेजर नहीं है यहाँ पर। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। सिर्फ पैसों की फराहमी ही एक वेरिएबल है जिसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही है। सिर्फ कैश चाहिए उनको कि बैंक से लोन लेंगे और हर जगह फैक्ट्रियां लगनी। और अगर ऐसा होता भी तो 2.75 लाइक 3.5% से आप माशाल्लाह 10% पॉलिसी रेट के ऊपर आ गए। 3.5% के ऊपर क्यों नहीं फरोग हुआ था एसएमईज का, वहां क्यों नहीं बढ़े थे जो आज 10% पे आप उम्मीद कर रहे हैं? तो ये इसका लिंक ही नहीं है एसएमई। ये जो मेजर है ये सिर्फ बैंक्स को मुनाफा बढ़ाने के लिए है, एसएमई से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक, यही चीज एग्रीकल्चर में है। अच्छा जरा आते हैं एक तरफ चलेंगे नाज़रीन। इस वक्त डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ मौजूद हैं, जरा पोस्टमार्टम कर रहे हैं इस वक्त पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस और उसके बाद की जो भी चीजें इनका। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद अली खिज़र असलम हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के मिनी बजट की और ज़ाहिर है कि उसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्यों ज़रूरत पेश आई। अली खिज़र असलम हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर भी इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या इस वक्त जो बहस है डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की जो एक ऑब्जर्वेशन है कि इसमें चंद मखसूस सेक्टर्स को नवाजने की कोशिश की गई है, रादर दैन के बात की जाती इकोनॉमिक मेजर्स के हवाले से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम पहुंचाया जाता। क्या कहेंगे अली, क्या जनरल ओपिनियन है इस वक्त आपकी? जी, पहली बात कि ये देखें, ये इसमें फाइनेंस बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, कोई ऐसा चाहिए इसमें रेवेन्यू के मेजर्स नहीं है। यानी कि हमारे रेवेन्यू का जो 170 बिलियन का शॉर्टफॉल है 6 महीने में, वो उसी रन रेट से बढ़ता 350 बिलियन पे चला जाएगा, अनलेस के टैक्स बेस में कोई एनहांसमेंट करें। उस पर क्या करेंगे वो हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो मेजर्स लिए हैं इन्होंने, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और एसएमई की रिवाइवल के लिए ली हैं। यानी कि 2006-7 तक इकोनॉमी जिस डगर पे चल रही थी, जिस तरह की पॉलिसीज थी, वो वापस ला रही हैं। अगर आप देखें तो रज़ाक दाऊद साहब वही फिलॉसफी रखते हैं जो उस वक्त की थी। और इस वक्त जो ये सारी चीज़ें जो इसहाक डार साहब जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए थे कॉन्ग्लोमरेट्स पे, वेल्थ क्रिएशन पे, और वो जो डिविडेंड को ज़्यादा इनकरेज करते थे और इस तरह की चीज़ें, वो इन्होंने वापस कर दी। इन्होंने मशावरत की है मुख्तलिफ बिजनेस ग्रुप और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है, जिसमें बहुत सारी गैर ममालिक और पाकिस्तानी कंपनीज दोनों मौजूद है, उनको सपोर्ट की है। और उसमें जैसे देखे कि ऑटो सेक्टर का एक प्रेशर था कि जी हमारी गाड़ियां नहीं बिकती, उन्होंने 1300 सीसी तक की गाड़ियों पे नॉन फाइलर तक अलाउ कर दिया। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब अक्टूबर में असद उमर साहब ने बजट पेश किया था तो उन्होंने सारी गाड़ियों पे इसको उठा दिया था, जिस पे हम सब ने बहुत तनकीद की थी, तो वो वापस ले आए थे। अब इन्होंने वो दरमियान का रास्ता रखा है, उन्होंने कहा कि अगर आप 50 लाख तक प्रॉपर्टी ले सकते हैं तो 1300 सीसी से छोटी गाड़ी बना सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हमेशा देखिए बात जब की जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर, अली इन प्रिंसिपल जब बात की जाती है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की, इकोनॉमी को हम फिर क्यों आके हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं? नॉन फाइलर और नॉन फाइलर के हवाले से भी हमारी कोशिश यही थी, नियत यही थी कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। अब अगर कोई कड़वी उसमें कुछ ट्रिम होती है, ऑटो सेक्टर मुतासिर होता है, तो फिर उसके बाद हम ही तो हैं जो कॉम्प्रोमाइज भी करने लगते हैं चीजों पे। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, लेकिन उसको इमरान आप ये देखें ना कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना
बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। हमारे अंदर ऑटो सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, फर्टिलाइजर बहुत बड़ा सेक्टर है, सीमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है, स्टील, इन सेक्टर्स में चूंकि गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी कम हो गई है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए हैं, कंज्यूमर फाइनेंस भी कम हो गई है, फिर उसके ऊपर ये नॉन फाइलर वाला तो सेक्टर बड़ा बैडली हर्ट हो रहा था। तो वो ग्रोथ के मोमेंटम को थोड़ा लाने के लिए इन्होंने किया है। और थोड़ा ये है कि देखिए इस वक्त दो स्कूल ऑफ थॉट हमारे यहाँ ऑपरेट करते हैं। एक कहता है कि जी नॉन फाइलर और फाइलर की डिफरेंशिएशन ही नहीं होनी चाहिए, सब एक जैसे वो सिटीजन है, सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, सबका वो टैक्स पे होना चाहिए, वॉलंटरी पे होना चाहिए, और जो नहीं करता उसको पकड़ेंगे। क्या आपने नॉन फाइलर फाइलर की डिस्टिंक्शन दी है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी नॉन फाइलर के ऊपर आप जो है उसको पिनलाइज करते रहे, जिससे इंसेंटिव आ जाए कि लोग फाइल करें। ये नॉन फाइलर के ऊपर जो ये चीजें साड्डा साहब शुरू करके गए थे, और विदहोल्डिंग टैक्स की जो रिजीम है ये 1998 में उस वक्त हफीज पाशा और वो सत्ताज अजीज बल्कि 92 में इन्होंने शुरू की थी कि उन्होंने ये समझ लिया था कि इस मुल्क में डायरेक्ट टैक्स नहीं हो सकता, तो ये करते हैं, और अब साड्डा साहब ने उसको बहुत बढ़ा दिया था। तो इन्होंने उसको कुछ करेक्ट किया है। इन्होंने नॉन फाइलर और फाइलर की डिस्टिंक्शन रखी है, लेकिन फाइलर पे टैक्स खत्म कर दिया है। दूसरा, इन्होंने कुछ ऐसी भी शिक रखी है कि जिसके अंदर अगर जैसे फॉरेन प्रॉपर्टी है वो आप आ जाते हैं, अली उसके ऊपर भी आ जाते हैं, अली तो वो उसकी मैं लगा सकता है जो एक एमनेस्टी भी आ जाती है। सर उसकी असेसमेंट के ऊपर भी आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया, साबिक वज़ीर खजाना। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कहा जा रहा है सर इस मिनी बजट में रेवेन्यू मेजर्स जो है वो नहीं लिए गए, 350 बिलियन का जो डेफिसिट है वो कैसे पूरा होगा? क्या अगेन स्टेट बैंक की तरफ जाएंगे और नोट छाप के गुजारा होगा, और वो अगेन जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आपकी इकोनॉमी के ऊपर आएगा? नहीं, आई डोंट थिंक ये कोई वन शॉर्ट डील है, ये एक प्रोसेस है। और आई थिंक उस प्रोसेस में जो आपने ये पैकेज दे दिया ये बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि इसकी वजह से एक सडन इम्प्रूवमेंट हुई है एनवायरनमेंट में। वो जो एक सिंकिंग फीलिंग हर तरफ हो रही थी कि बिल्कुल डूबती जा रही है इकोनॉमी, उसकी एक चेंज उसमें आया है। बिजनेस कम्युनिटी ने इसको खासा वेलकम किया है। हर चेंबर ने, जो पाकिस्तान का चेंबर है जो पिछले 5 साल से चीफ और चला रहा था, सारे के सारे जो हैं उन्होंने इसको वेलकम किया है। सो आई थिंक इसको हमें देखना चाहिए कि इट इज वन ऑफ दो मेनी एक्शंस जो करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को। इकोनॉमी जो है वो एक इवन कील पे भी आए और थोड़ी बहुत ग्रोथ की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी हो, और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी प्रॉब्लम्स का हल उसी में है। ठीक। सो इवन अगर आपने टैक्स बढ़ाना है तो वो आपने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए बढ़ाना है ना, तो सो आई थिंक वो टैक्स का जो निज़ाम है उसकी रिफॉर्म्स जो है वो बहुत जरूरी हैं, और वो जरा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में सारा कुछ होगा। ठीक है। आई थिंक ये एक्चुअली सिग्नल जो है ना, अगर आप देखें तो मार्केट्स के लिए सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो सिग्नल आया है कि गवर्नमेंट ने एक किस्म का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इमिनेंट क्राइसिस था जिसमें ये लगता था कि विद इन अ मंथ और 2 आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, उसको अब बिल्कुल 0 प्रोबेबिलिटी पे ले आए हैं, और वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब आपने एक सिग्नल दिया कि आपके पास स्पेस है, आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस भी कर रहे हैं, एंड यू वांट इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज आपने ये भी इंडिकेशन दी है कि आप IMF के पास भी जाएंगे, एंड यू आर काइंड ऑफ इंडिकेटिंग कि IMF की टर्म्स जो होंगी वो बेहतर टर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है। आई थिंक इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जी कैसर बंगाली साहब मेकिंग के हवाले से बात कर रहे थे, एक कानून लाने की जरूरत, और उस पर कहा यह गया कि जनाब अगर इस पे ये बिल पास हो जाएगा तो उसमें जो फॉरेन एसेट्स हैं आपके और जो डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे उनको आप उनकी असेसमेंट जो होगी अनडिक्लेयर्ड वो यहाँ से लोकल उससे डिडक्ट हो जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए जी, मैं तो अली से भी डिसएग्री करता हूं और सलमान शाह से भी डिसएग्री करता हूं। ये प्रोसीडियरल बजट है, छोटे छोटे प्रोसीडियर्स हैं। मतलब इमारत में दीमक लगी हुई है, आपने कहीं रंग कर दिया, कहीं पर्दे लगा दिए,
और समझते हैं कि इन्वेस्टर क्लाइमेट बेहतर हो जाएगा। मईशत में दो बड़े मसले हैं इस वक्त। सबसे बड़ा मसला ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप है, दूसरा मसला ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में गैप है। सही, ठीक है, और बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा, दोनों बहुत बड़े, ठीक है, दोनों बहुत बड़े गैप। इन दोनों को एड्रेस किया ही नहीं गया। सबसे पहले जितनी नॉन एसेंशियल कंज्यूमर इंपोर्ट से इस पर मुकम्मल बैन लगाने की ज़रूरत है। आप किसी सुपरमार्केट में चले जाएं, मैं जब जाता हूं मैं गुस्से में बाहर निकलता हूं, क्योंकि ढूंढनी पड़ती है पाकिस्तानी चीज़ें। सही, सही कह रहे हैं। आपको कैट फूड और डॉग फूड भी इम्पोर्टेड यहाँ मिलता है। सही, सही जी, यहाँ लोगों के पास खुद खाने को नहीं है और अमीरजादे जो है हमारे, वो इम्पोर्टेड अपने कुत्ते बिल्ली को खाना खिला रहे हैं। ये बंद करें। और ये जो मार्केट इकोनॉमी और मार्केट सुप्रीमेसी की जो एक लानत आई हुई है ना मुल्क में, न्यू लिबरलिज्म की, इससे हमें निकलना होगा। ठीक। दूसरा, एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना है तो जीएसटी आपको कम करना पड़ेगा। 17% जीएसटी पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगाता। तो अस्तगफिरुल्लाह, पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी आवाम 17% जीएसटी दे रहे हैं? रीजन में नहीं है इतनी रिग्रेसिव टैक्स। ये इसमें बिल्कुल एड्रेस नहीं किया गया। ये जो अगर कोई भी कहता है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट मिलेगी, ये सिर्फ ये समझते हैं कि ये अगर 2% टैक्स कम कर देंगे, किसी को 5% से 0 कर देंगे तो इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री नहीं लगने की कई वजह है, वो सारी वजह आपको हटानी पड़ेगी। सबसे बड़ी वजह जो है वो टैक्सेशन है। टैक्सेशन है। अच्छा अली खिज़र, जो इस वक्त आपने इंडिया दिया था, जो बात हो रही थी ऑफशोर आपके एसेट्स, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स को, यहाँ पे उनकी असेसमेंट, क्या कहेंगे इसमें? ये कामयाब हो पाएगी और क्या, किस तरह से? क्योंकि इससे पहले भी जितनी एमनेस्टी स्कीम्स हैं, कौन सी आपके यहाँ पूरी कारगर साबित हुई अली? जी, अगर एमनेस्टी स्कीम पे करें तो ये जो भी मिफ्ता इस्माइल साहब और जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे वो लेके आए थे, वो एक अच्छी स्कीम लेके आए थे। उसके बड़े अच्छे बुनियादी नुक्ते थे। उनमें दो प्रॉब्लम थी। एक तो उनकी हुकूमत जा रही थी तो उस पर लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं आया, उतने पैसे नहीं आए जितने आ सकते थे। तो अब चूंकि ये हुकूमत आई है और इमरान खान का ट्रस्ट लोगों के साथ ज़्यादा है और इन्हें हारमनी लग रही है, इन्हें हुकूमत और नॉन एग्जीक्यूटिव जो हमारे यहाँ पावर्स हैं वो अलाइन नज़र आ रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है जिसके ऊपर लगेगा कि वो आएगा। अब इन्होंने वो एक प्रोविजन कर दी है कि जी आप कहीं पे अगर कोई आप पकड़ लेते हैं एफबीआई के लोग के बाहर किसी का एसेट है तो प्रोविजनली उसको जो है ना उसकी असेसमेंट करके उस पर टैक्स ले सकते हैं। दैट्स इन अ वे कि एक आपने ऑप्शन दे दी है जो कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इन्होंने किया है, जहां से उम्मीद है कि कोई टैक्स बढ़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है उससे कुछ ना हो, बट वो करना जरूरी था। उन्होंने इस्लामाबाद से एक पायलट फेज लेके आ रही हैं जहां कि एफबीआई की ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करके, उस इंटरफेस को कम करके आप ऑटोमेटेड सिस्टम पे एक सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम लाएंगे जो ट्रेडर्स और उनसे होलसेलर और बाकी बिजनेसेस से लेंगे, और अगर वो कामयाब हुआ तो उसको मुल्क में चलाएंगे। अगर ये चीजें चलेंगी तो अगले 2-3 साल के अंदर आपके यहाँ पे टैक्स बेस एक्सपैंड होगी। अब मैं कैसे बंगाली साहब की बात करूंगा, ये एक फलसफा दे रहे हैं, सोशलिस्ट फलसफा। वो एक 70 की दहाई की 80 की दहाई में बड़ा फलसफा था। आज दुनिया में जो पिछले 20-30 साल में तरक्की हुई है वो इन चीजों पे शायद नहीं हुई। ये बातें ठीक करते हैं कि ये कुत्ते बिल्ली का खाना या इंपोर्टेड चीज, वो बाकी लोग भी बातें करते हैं। भाई अगर आप नंबर खोल के देख लें, आपकी 60 अरब की इंपोर्ट में 100-200 मिलियन भी नहीं नंबर होना, ये बहुत छोटा नंबर होना, इससे आप क्या फर्क डालेंगे? आप एक इमोशन की बात कर सकते हैं, एक लाइफ आपके नंबर्स गलत है, आपके नंबर्स गलत है। 1 अरब रुपए की कंज्यूमर इंपोर्ट है फूड की, 1 अरब डॉलर की, ये कहां से 100 मिलियन का फिगर आप लेकर आए हैं? और ये कौन कहता है कि नहीं, ये कौन कहता है कि सोशलिस्ट फिलॉसफी है? इंपोर्ट आपने सारी खोल दी, इंडस्ट्री आपकी अपनी बंद हो गई है, ये सोशलिज्म है? ये प्रैग्मेटिज्म है? अच्छा, इसको तो अब अच्छा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जाना पड़ेगा। वरना रोजगार नहीं दे पाएंगे आप लोगों को। लोग यहाँ पर भूख मर रहे हैं, रोजगार सड़क पे घूम रहे हैं, वक्त की भी कमी होगी। मैं चाहूंगा कि और चीजें भी की तरफ आए। ये एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि कुछ के हवाले से भी जो बात हुई, एक बहुत बड़ा जो चंक है, तकरीबन 350-400 अरब का हमारे इंपोर्टर्स का, हमारे एक्सपोर्टर्स का वो फंसा हुआ है, उसके हवाले से क्या किया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ के बाद उसकी तरफ आते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर कासिम बंगाली और अली खजर असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जो एड्रेस करने की कोशिश की, जो रिफंड्स हमारे एक्सपोर्टर्स के फंसे हुए थे 350-400 अरब के, और कहा गया कि जनाब उसमें कुछ पोर्शन जो है वो कैश में उनको दिया जाएगा, बाकी के लिए प्रोविजरी नोट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, और जिनको आप 10% रेट ऑफ रिटर्न पे 3 साल बाद जो है रिडीम भी कर सकेंगे ना। 3 साल बाद अगर ये रिडम्पशन की तरफ आते हैं तो फिर ये आपका जो डेट प्रोफाइल है और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, डेट के ऊपर और प्रेशर नहीं पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल पड़ेगा। इन्होंने अपनी जो मौजूदा मसाइल है उसको किक फॉरवर्ड कर दिया है 3 साल तक, कि अभी नहीं पे करेंगे, 3 साल के बाद करेंगे, उसमें 10% ऐड करके करेंगे। 3 साल के बाद जो खसारा होगा उसके लिए क्या करेंगे? जो अभी जाहिर है कि ओरिजिनल आपके ऊपर अभी जो खड़ा हुआ है वो कहाँ जाएगा? मसला है। देखिए बात ये है कि ये हर जगह ये अभी जिक्र भी हुआ कि टैक्स कलेक्शन बेहतर होगा, कह रहे हैं कंप्यूटराइज कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये आपको भी पता है पिछले 20 साल से एफबीआर को कंप्यूटराइज करने की कोशिश की जा रही है। 2 वर्ल्ड बैंक के लोन्स भी लिए गए इस सिलसिले में और कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 2 साल के बाद बुलाइएगा, 2 महीने के बाद बुलाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सारा फेल हो जाएगा, क्योंकि पहले 20 साल में फेल होता रहा है। असल बात यह है कि इस इकोनॉमी में 20 साल में होता रहा, और अगर अब एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है खुलूस नियत से, तो फिर खुलूस नियत तो मफरूजा है ना। अच्छा, जहां मैं तो अब नियत पे इनकी शक नहीं करता, मैं इनकी अकल पे शक करता हूं। अब मुझे ये शक होने लगा कि इनके पास कैपेसिटी भी है कि नहीं किसी किस्म की प्लानिंग करने की, किसी किस्म के बजट निकालने की। अली, जो इस वक्त प्रोमिसरी नोट्स के हवाले से बात की, रिफंड ज़ाहिर के एक बहुत बड़ा अमाउंट, और 3 साल बाद आप इनको अगर 10% रेट ऑफ रिटर्न के साथ देंगे तो प्रेशर कितना आएगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर? या 3 साल तो आप समझ रहे हैं कि इस काबिल होंगे कि आप उसको उतार सकें? देखें जी, इस वक्त आपकी इकोनॉमी में रिफंड ही रिफंड्स हैं। जो एक अबव द लाइन डेफिसिट है, एक बिलो द लाइन डेफिसिट है। आपका कोई 800 बिलियन का एक पहले सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है, 600 बिलियन का एक अलग है, आपके 200-250 बिलियन के रिफंड्स पड़े हुए हैं आपके, इस तरह से। और आप देखते रहें तो कहीं ना कहीं से ये 2 ट्रिलियन से ऊपर का ये पूरा गैप बन जाता है। इसके ऊपर आपका मेन फिस्कल डेफिसिट है जो 6.5% पे आ रहा है। तो अब इसको आप पे किस तरह करेंगे? तो इन्होंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला है कि जी बैंक की डिस्काउंटिंग कर देंगे, 3 साल में है। अब ये बेट कर रहे हैं जी, ये लंबी रेस पर बेट कर रहे हैं कि अगले 3 साल में इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स रिवाइव हो जाएंगी, एसएमई के अंदर कोई काम होगा, कोई 2-4 ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर कुछ हमारी फिट इन होगी, कोई नई इंडस्ट्री आएगी। अगर नहीं ये होता तो जिस तरह डॉक्टर साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि फिर तो आपका देखिए इस वक्त आपके मुल्क में बड़ा बुनियादी फर्क आ चुका है। 2000 के अंदर आपका एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा था, डॉक्टर साहब उस वक्त बेहतर बताएंगे, आपका डोमेस्टिक डेट इतना ज्यादा नहीं था। आपने पेरिस क्लब को रिस्ट्रक्चर किया और चीजें की, वो की, और आहिस्ता आहिस्ता आपका डोमेस्टिक डेट कम हो गया, अब एक्सटर्नल डेट कम होता गया। डोमेस्टिक एज ए परसेंट ऑफ जीडी बात करूं, डोमेस्टिक डेट भी कम होता रहा, लेकिन 2007 से आप 2018 तक देखें तो पाइलअप होकर बहुत बढ़ चुका है। और अब आपकी चीजें एक तो और ये तो अभी डेट आपको कर रहा हूं अबव द लाइन, ये 2 ट्रिलियन की जो तकरीबन बिलो द लाइन चीजें पड़ी हैं वो भी सब मार्केट में इवेंचुअली आनी है, वो भी पब्लिक सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का डेट वो अलग बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें तो बहुत 10 सालों में भरी हुई हैं। इनको 10 सालों में भरी भी है, और 3 साल बाद हम रिटायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करें। डॉक्टर साहब ये कहते हैं जे कब बनेगा? जे कब का मतलब है कि शुरू जाएंगे, नीचे रहेंगे और 2022 के बाद ऊपर जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम इकोनॉमी को 40 साल से देख रहे हैं, नंबर्स के साथ देख रहे हैं, लफाजी से नहीं देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आईएमएफ के हवाले से जो कहा गया, डॉक्टर सलमान शाह ने भी कहा कि जो एक एमिनेंट आपके ऊपर प्रेशर था वो खत्म हो गया। वाकई बात यह कि हमने क्या किया है, हमने जगह जगह जाके भीख मांगी है ना। आपके ख्याल में भीख मांगने से मसला खत्म हो जाता है? रिजर्व उठा के देखिए, कल भी आज मतलब 10 से 15 अरब रुपए का खसारा है। आपने 6 अरब 8 अरब 10 अरब ले लिया, बाकी कहाँ से आएगा? अभी भी खसारा है। पूरा हमने 15 अरब कहीं से ले लिया, अगले साल क्या होगा? चूंकि अगले साल भी यही खसारा होना है। आपके ख्याल में ये जो मुल्क है जिसने हमें पैसे दिए, हर साल ये पैसे देते रहेंगे? अब तो रह गया है बाकी कि ये इमरान खान जाए, बांग्लादेश जाए, उनसे पैसे मांगे, चूंकि उनके पास भी रिजर्व हमसे बेहतर है। शायद सूडान के पास जाके पैसे ले ले,
क्या पता इंडिया से मांगने पड़े पैसे, इजराइल से मांगने पड़े पैसे। अली खजर क्या कहेंगे? IMF ये जो बेल आउट है, वाकई इस वक्त हम कंफर्ट जोन में आ गए और जो हुकूमत कह रही है कि हम अब अपनी कंडीशन में जाएंगे, अच्छा पैकेज मिला तो जाएंगे। अच्छा पैकेज है कोई? कभी कंडीशन में तो कहां जाएंगे इमरान? हाँ नहीं इमरान अपनी कंडीशन पे नहीं जा रहे। देखें इस वक्त इंटरेस्ट रेट आपके 10.5% वो कह रहे हैं कि अच्छा प्रोग्राम मिला तो जाएंगे, वो कह रहे हैं अच्छा पैकेज मिला तो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अपनी कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, वरना इंडिया से ले। मुझे नहीं समझ आती अच्छा पैकेज बुरा पैकेज क्या होता है। IMF की कंडीशंस होती हैं, IMF की कंडीशन डिपेंड करती हैं आपके मुल्क की इकोनॉमिक हालात कैसे हैं। इस पे नहीं करते कि आप 4 अरब ले रहे हैं या 10 अरब ले रहे हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपका ट्रेड डेफिसिट कितना है, आपकी रिजर्व पोजीशन कितनी है। वो जितनी कमजोर इस वक्त है उतनी ही टाइट कंडीशन होगी। 2013 में हम गए थे, उस वक्त कमजोर सिचुएशन नहीं थी, 1.2% पे करंट अकाउंट था, आपका फिस्कल भी नीचे आ गया था, तो आपको कंडीशन आसान मिल गई। आप 6% पे आज बढ़े हैं दोनों डेफिसिट, तो आपको कंडीशन आसान नहीं मिल रही। आपने इंटरेस्ट रेट 10.5% पे कर दिया, आपकी कोर इन्फ्लेशन अभी 8% पे है, CPI आपकी 6-6.5 पे। IMF की खातून इस वक्त मैंने जो सुना है वो कह रही है कि जी आपकी इन्फ्लेशन अंडरस्टेटेड है, आप इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएं। एक्सचेंज रेट के अंदर आपने एडजस्टमेंट कर दी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से आप ले आए। ये सारी कंडीशंस IMF की हैं। बिजली की कीमतें आपने बढ़ाई हैं, कम बढ़ाई हैं, वो कहेंगे और बढ़ाएं। वो तो कहेंगे भैया फिस्कल डेफिसिट कम करके तो फिर अच्छा पैकेज कहां से हो गया? कौन को सही बताए ना, कौन को सही बताए ना कि फिर अच्छा पैकेज कहां से हो गया? वो पैकेज कौन सा हो गया जो आपको सूट करेगा? देखिए नहीं आपको कंफ्यूज ना करें, आप इन चीजों को इमरान कंफ्यूज ना करें। कंफ्यूज जो कल इन्होंने अनाउंस किया है वो इंडस्ट्री को रिवाइव करने का किया है, बाकी इकोनॉमी कल जो टिकर्स चल रहे थे कि अच्छा पैकेज मिला तो IMF के ऊपर जाएंगे, मैं तो सिर्फ इसके ऊपर बात कर रहा हूं, मैं उन रिफॉर्म्स पैकेज के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मेरा पॉइंट पैकेज है जी, कंपनीज के लिए। मेरा इंडस्ट्री पे एक सवाल है अली मुझे मेरा सवाल है, में वक्त की कमी, कौन सी इंडस्ट्री आने वाला वक्त जो है वो क्या लेकर आता है, किस तरीके से इकोनॉमिक का हमारे जो हमारे मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, आगे यकीनन बहुत कड़ा वक्त है उनके लिए भी, क्योंकि उनके प्रोमिसेस जो हैं इस मुल्क के हवाले से बहुत बेहतरीन किस्म के हैं। बट हम दुआ करते हैं कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा साबित हो। डॉक्टर कैसर बंगाली और अली खजर असलम और डॉक्टर सलमान शाह आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम है आज राना मुबशिर के साथ, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।